गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता के नियम। और हमने एक के बारे में पढ़ा था कि एक का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकती है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर को काट सकते हैं, किसी भी संख्या को काट सकती है, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ओड नंबर हो, या किसी भी फॉर्म में नंबर हो। एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को काट सकती है। और एक का यूनिट, आपका जो डिविजिबिलिटी रूल ये भी कहता है कि एक अपने अलावा किसी भी नंबर से नहीं काटी जा सकती। यानी कि अगर आप एक को 5 से काटते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो डेसिमल में हो जाएगा, यानी कि वहां पे आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकल के आता है। लेकिन अगर आप एक को एक से ही काटते हो तो वहां पे आपका रिमाइंडर 0 होगा और साथ ही आपकी वो संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। तो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी सिवाय खुद के। और एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्टर है जो किसी भी लार्जेस्ट या किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर को जो है डिवाइड कर सकता है, और वहां पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, ये हमने बातें कल हमने ये बातें पढ़ी। सबसे पहले मैं सभी बच्चों का थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा कि जिन्होंने कल रात नाइट में टेस्ट अटैम्प्ट किया। बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से निकल करके टेस्ट को अटैम्प्ट किया। हालांकि वहाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए थे मैंने जानबूझ के कि जो वे क्वेश्चन थे वे थोड़े से टेक्निकल थे, तो उनको भी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका जो सैटरडे को जो टेस्ट है वो फिक्स कर दिया गया है। जो बच्चे स्पेशली एसएससी सीजीएल के बच्चे हैं उनका जो मैथ का, रीजनिंग का जो टेस्ट हुआ करेगा वो रात्रि 9 बजे से हुआ करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। और स्टैटिक जी के, पॉलिटी, हिस्ट्री का भी उसी स्लॉट में ले लिया जाएगा। और बाकी जो अदर स्पेशल बैचेस हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, उनके मॉर्निंग में हो जाएंगे। तो आपका टाइम फिक्स हो गया है। और याद रखिएगा कि जितने भी आपके जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपकी प्रोवाइड करा दी जाएगी आप सभी को। तो हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी होती है, क्योंकि एट ए टाइम अगर आप एक ऐसे ऑफिसर हैं, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूं अभी फिलहाल में कि जिस तरीके से आप एक रियल जो है एक लाइफ में, एक रियल ऑफिसर लाइफ में महसूस करेंगे। जो भी कोई बड़े से बड़ा अफसर होता है वो प्रेशर में ही होता है, प्रेशर में ही काम करता है। और वो प्रेशर की अगर आदत हमें अब पड़ जाएगी, हमें ये पता रहेगा कि हमें टेस्ट भी देना है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, नोट्स मेकिंग भी करने हैं, सभी चीज़ें करनी है। तो वहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा ना, वो जब अभी से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आप उस प्रेशर के आदी हो जाएंगे। और आपको चीज़ें ऐसी लगेंगी कि आपको ऐसा ही लगेगा कि हमने आपको कोई टास्क दिया है और वो आप टास्क पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि सोना जो होता है ना, वो जब तक जलता नहीं है, तपता नहीं है, पिटता नहीं है, तब तक वो सोना नहीं बनता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप सोने को जितना निखारोगे आपको उसको तापना पड़ेगा। ठीक है ना। और कहते हैं ना कि अगर रोशनी तेज तभी होगी जब वो जितनी तेजी के साथ जलेगी, रोशनी तभी उतनी होगी। और आपको भी ऐसी ही जलना पड़ेगा। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आपको हर चीज़ के उतार चढ़ाव सीखने हैं, ऑफिसर्स में किस तरीके से काम किया जाता है, कब एट ए टाइम रात को 3 बजे भी कॉल आ गई तो आपको काम करना पड़ेगा ऐसे ऑफिसर के रूप में। क्योंकि आप एक सरकारी पद पे जा रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। प्राइवेट सेक्टर में तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे चले जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट में नहीं ऐसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी भी खुद ही बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। और दूसरी नौकरी में जाना तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, फिर तो फिर दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बी पॉजिटिव रहे और चीजों को समझते चले। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने पढ़ लिया था 1 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है,
एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बहुत से बच्चों का इश्यू था कि रिमाइंडर के बारे में सर थोड़ा सा आप डिटेलिंग में समझा दीजिए। तो मैं रिमाइंडर के रूप में आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। कि मान लीजिएगा मैंने कोई नंबर लिखा 39, मैंने कोई नंबर लिखा 39। अब मैं इस नंबर को डिवाइड करना चाहता हूं 4 से। किससे डिवाइड करना चाहता हूं? 4 से। तो जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 निम 36, रिमाइंडर कितना बचा? 3। बोलो हाँ कि ना? तो ये जो रिमाइंडर होगा ना, ये कभी भी इस नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता। यानी कि ऐसा समझ लीजिएगा कि नोट मोर देन 4। ठीक है, नोट मोर देन 4। यानी कि ये जो रिमाइंडर होगा ना, ये कभी भी 4 नहीं आ सकता। रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, लेकिन 4 कभी भी नहीं बचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 25 को 3 से डिवाइड करके बताओ, तो 3 से डिवाइड किया, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर होगा ना, ये कभी भी 3 से ज्यादा नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो रिमाइंडर के लिए आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर उस जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। कम होगा लेकिन ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब अपने मुद्दे पर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर हम पढ़ेंगे 4 का, फिर 8 का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। संख्या 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल, और 64 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता नियम। ठीक है, अब आप एक बात समझना ध्यान से कि अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे कि सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या 2 से तब कटती है जब उस संख्या के लास्ट का 1 डिजिट या उस संख्या का लास्ट का इकाई अंक या उस संख्या का लास्ट का अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो। जैसे मैंने यहां लिखा कि अगर मैं बात करूं लास्ट 1 डिजिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, क्या मैंने लिखा 135796। ठीक है भाई, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी? क्या यह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले हमें, या तो देखो आपके पास एक तरीका है कि आप सीधा सीधा 1,35,796 को डिवाइड करने लग जाइए 2 से, तो 2 छिक्का 12। तो ये जो प्रोसेस होगा ये काफी लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर हमें बाद में पता चलेगा कि अगर रिमाइंडर बचता है 0 तो पूरा डिवाइड होता है, और अगर रिमाइंडर कुछ और बचता है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो इतना झंझट हमें नहीं पालना एग्जामिनेशन में। हमें केवल ये देखना है कि लास्ट का 1 डिजिट क्या 2 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे कि सर इस पूरी संख्या का लास्ट का जो ये 6 है ये 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। 2 तिया 6, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है ये किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 के मल्टीपल में आएगा 6। और जब 2 के मल्टीपल में, अगर 2 के मल्टीपल में किसी भी नंबर का, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, या फिर उसका लास्ट डिजिट अगर मल्टीपल में आ जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी किससे?
2 से। तो हमने इस संख्या का चेक किया कि हाँ भाई 6 2 से कटता है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 का। अब मुझे एक बात समझो, एक बात बताओ कि अगर मैं 2 को लिखना चाहूं तो मैं 2 को इस तरीके से लिख सकता हूं बच्चे, 2 की पावर 1, बोलो हाँ कि ना। क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2? ठीक है, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3? बोलो। क्या मैं 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4? क्या मैं 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5? क्या मैं लिख सकता हूं 64 को 2 की पावर 6? ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं बात करूं केवल और केवल 4 के बारे में, किसके बारे में? केवल और केवल 4 के बारे में, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बनेगा कि कोई संख्या 4 से तब कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट है। तो 2 का हमने क्या पढ़ा? 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा कि लास्ट 1 डिजिट हमें चेक करनी होती है। अगर 2 से डिवाइड है तो ठीक है, डिवाइड नहीं है तो फिर आपका जो है रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। आप समझ पा रहे इतनी बात? ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है वो 4 से तभी कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। ठीक है, किससे डिवाइड हो? यानी कि डिजिट डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। जैसे मैंने आपसे बोला 97 36 52, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो आपको पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल देखना है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पूरी संख्या का लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, और इस पूरी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 52। तो 52 को डिवाइड कर लीजिए, 52 को डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 को कॉपी किया, 4 तिया 12, यानी कि रिमाइंडर बचता है 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, 4 से डिवाइड होगी। और अगर मैं बात करूं आपसे 52 के बारे में, तो आप कहेंगे कि सर 52 जो है 4 के मल्टीपल में रिपीट होगा। ठीक है, आप समझे? अब यहाँ पे 2 केस होते हैं। देखो, पहला केस तो ये होगा कि मैंने मान लीजिएगा कोई भी संख्या लिखी 97 36 52, मैंने ये संख्या लिखी और मैं आपसे कह दूं कि भाई 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, यस या नो, तो आप कहेंगे कि सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो। तो आपने इसको डिवाइड करके देख लोगे 52 को, काम खत्म। आप बता दोगे कि हाँ डिवाइड, अगर रिमाइंडर बचा 0 तो कटेगी, और रिमाइंडर अगर 0 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से संख्या नहीं कट रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मैंने यहां पे लिख दिया 55, अब क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो भी हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होंगे। लेकिन अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अगर मैं इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हमें इस पूरी संख्या पे काम नहीं करना, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने, और 2 डिजिट का मतलब क्या होगा? 55 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 1, 5 उतार लिया, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 3। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 3। अब उस चीज को मैंने शॉर्टकट में कैसे किया? मैंने केवल 4 का रिमाइंडर देख, उस 4 का जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल देखा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 4 से कोई संख्या तभी कटेगी जब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो।
अब हमें रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे और उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है भाई, आप इतनी बात समझ पा रहे हो या मैं ही समझा रहा हूं अपने आप को? कमेंट कर देना आज बिल्कुल भी, ठीक है? कमेंट करके बता देना, ज्यादा शर्म आना मत, ठीक है ना भाई? चलो भाई फटाफट से इसको कॉपी कीजिए। अब हमने पढ़ा 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 2 का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है भाई, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हम सब जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो किससे? 8 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? 8 से डिवाइड हो। आप यहां पे मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने लिखा 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो आप कहेंगे कि सर लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, यानी कि आपको क्या काम करना है? कोई भी संख्या होगी उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। अदरवाइज अगर नहीं कटते हैं लास्ट के 3 डिजिट तो वो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर वो संख्या 8 से नहीं कटेगी तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो वहां 2 बातें पूछ लेगा, या तो रिमाइंडर बता दो या फिर चेक करके बताओ कटेगी या नहीं कटेगी। कटती है तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं कटती है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर 0 से ज्यादा ही होगा। लेकिन रिमाइंडर किससे कम होगा? 8 से कम होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था क्लास में आपको। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे बोल दूं 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है, 752, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भाई ये संख्या पूरी की पूरी 8 से कटेगी या नहीं कटेगी? ठीक है, पहला पॉइंट। और मैंने आपसे पूछ लिया कि ये पूरी की पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको सबसे पहले देखना है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या तभी कटेगी 8 से जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट कट जाएं। ठीक है, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 752। तो 752 को काट के देख लो, 8 8 64, ज्यादा हो जाएगा तो 8 3 72 चला ले, 8 3 72, रिमाइंडर बचा 3, 2 8 चौक 32, यानी कि रिमाइंडर बचा 0। और ये 4, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, कट रहे हैं पूरी तरीके से, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। और अगर पूछ ले कि रिमाइंडर बताइए तो भी लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, पूरी संख्या को कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है आपकी। ठीक है, अब जैसे इस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप मेरी बातों को यहां समझ पा रहे हो भाई? आपके कोई चीज पल्ले पड़ रही है, नहीं पड़ रही है पल्ले? क्यों भाई, आपको कोई चीज पल्ले पड़ती है? अगर पड़ती है तो बताओ। चलिए भाई, अब मैं एक छोटा सा क्यूट सा सवाल लेता हूं ना, आपको अच्छा लगेगा देखने में भी, आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मैंने लिखा इस तरीके से करते हुए 38 39, और मैं आपसे कह दूं कि बताओ इसे भाग करना है 8 से, इस पूरी एक्सप्रेशन को 8 से भाग करना है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा? ठीक है, मैंने एक ये सीक्वेंस दे दी, इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? ये एक नेचुरल नंबर की मैंने सीरीज दे दी, एक प्राकृतिक संख्या की मैंने सीरीज दे दी, और उसमें मैंने जो सीरीज दी है वो दी है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 38 39 तक। ठीक है, और मैं कहता हूं इस पूरी संख्या को डिवाइड करने पर 8 से क्या शेष बचेगा? तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई मैं पूरी संख्या को तो 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है
कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए। तो लास्ट के 3 डिजिट आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 839 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो कितना होता रहेगा 3, 0 लगा के 9 भी कॉपी कर लेंगे। और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 बार चला लेंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बचा 7। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा भैया जी 7 बचेगा। आप इतनी बात को समझते हैं ये बताइए, ठीक है। आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोलो भाई। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैंने आपसे बोला कि बताओ बच्चों 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मैंने लिखा, मान लीजिएगा 96 सॉरी 94 95 96 तक मैंने कोई संख्या लिख दी, ठीक है। और मैं आपसे बोल दूं कि प्यारे प्यारे बच्चों डिवाइड कर दो 4 से, तो डिवाइड करेंगे अगर हम इस संख्या को 4 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। यानी सीधा सीधा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देख लो बस। तो जब लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 96, तो 96 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 दूनी 8 होता है, एक बचा 4 चौक 16, रिमाइंडर बचा 0। तो आंसर हो जाएगा कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, 0। आप इतनी बात समझते हैं, बोलो। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो एक और सवाल लेते हैं, ठीक है भाई, एक और सवाल लेते हैं। या फिर एक काम करें, 8 का भी हमने रूल पढ़ लिया, अब हम 16 का पढ़ लेते हैं, तब वो सवाल ले लेंगे, ठीक है, जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब तुम मुझे खुद सोचो, मैं आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं बताता हूँ और मैं आपसे कह दूँ कि भाई कोई भी संख्या है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 9 8, मैंने ये संख्या लिख दी और मैंने बोला कि बताओ बच्चों 16 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा। या मैं आपसे कह दूं कि इस पूरे प्रोडक्ट को 16 से डिवाइड करना है, तो ये 16 से डिवाइड होगी क्या नहीं होगी। अब मैंने आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया अभी आपको 16 का, मैंने 8 तक तो बता दिया। तो अब थोड़े से अपने दिमाग का यूज करो कि भाई 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लो। तो इसके लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे, अगर 16 से कटते हैं तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, अगर ये 4 से नहीं कटते हैं तो पूरी संख्या 16 से नहीं कटेगी, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या 16 से तभी कटेगी जब उस संख्या की लास्ट 4 डिजिट 16 से कटे। यानी कि हमें यहाँ पे केवल और केवल लास्ट 4 डिजिट देखनी होती है। कितने डिजिट देखनी होती है, लास्ट 4 डिजिट चेक करनी होती है, ठीक है भाई। देखो नोट्स मैं आपको ना नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिखवा दी हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ ना, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करके चलना, नोट्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना। जो मैं आपको यहाँ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। तो मैंने बोला 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप कहोगे कि सर सिंपल है कि आप उस पूरी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लीजिए, कटते हैं तो ठीक है, नहीं कटते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब मैंने अब मान लो छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 6 7 8 9 1 2 3 2 लिखा, और मैं आपसे कह दूं कि बताओ क्या ये संख्या 16 से कटेगी। तो आपको केवल लास्ट 4 डिजिट चेक करने हैं,
और अपना आंसर बता दीजिए। ये लास्ट 4 डिजिट 16 से कटते हैं तो आंसर आ जाएगा, और अन्यथा आपका कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इस 16 से कम होगा। आप चाहे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है भाई, 16 से कम होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ लिया। अब उसी प्रकार से थोड़ा सा हम ना अब ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस पैटर्न पे छोटे से क्वेश्चन क्या बनते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ भी रखे हैं, वे मैं आपको जो अब कराने वाला हूं, लेकिन उसको अब मैं थोड़े से अलग तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा हल्के लेवल में, जिससे कि चीजें आपकी और भी ज्यादा क्लियर हो। ठीक है भाई, आप इतनी बात समझते हैं? बताओ फटाफट से पहले, क्या आप इतनी बात को समझ रहे हो? हाँ, यहाँ से ना ये चीजें हटा करके दूसरी चीज लगवा दो। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकोगे भाई? ओ शिट, क्या हो गए? अरे ये ना क्या नाम है, सोनू, 1 मिनट जरा लाइट देख का, फटाफट से जल्दी, वरना बच्चे सब कुछ देख लेंगे। 1 मिनट रुको बच्चे। कंप्यूटर ऑफ हो गया। हाँ, कैमरा तो चल रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, ये इंडिकेटर देने लगे, जल्दी कम सिस्टम ऑन करो। चार्जिंग पे लगा दो, इसकी बैटरी लो हो रही है सिस्टम की। बस थोड़ा सा इसकी फ़ॉन्ट बड़ी कर दो, यहाँ से स्क्रीन पे से साइज से थोड़ा सा बड़ा कर दो। चलो, बस 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 बस। चलो भाई आ जाओ, है ना। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था, ऐसा होता रहता है यहाँ पे, कभी लाइट भाग जाती है, कभी नेट भाग जाता है। चलो, हाँ जी, तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ ना, आप सवाल को ट्राई कीजिए फटाफट से। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल दे देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि बताओ 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 डॉट, मैंने यहाँ पे 71 डिजिट लिखे। क्या लिखे? 71 डिजिट लिखे, ठीक है। और मैं आपसे कह दूं कि इसको डिवाइड करके बताओ 8 से, ठीक है। तो बच्चों रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। अब बताओ आप इसको कैसे करोगे? कॉपी पेंसिल निकाल लो और करना चालू कर दो। जल्दी कॉपी पेंसिल निकालो और फटाफट से करो। आपके पास मात्र 10 सेकंड है। मैं सेकंड गिनना चालू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, हमारी टीम ने भी कर दिया क्वेश्चन, 8 सेकंड में हमारी टीम ने कर दिया। 10 कंप्लीटेड, ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, जिसका 10 सेकंड में जितना मैंने सेकंड गिनी ना, इतनी देर में किसी का आंसर आ रहा है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट है वो एसएससी सीजीएल के लिए। और बाकी जिनका टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में और सोचने में लग रहा है कि कैसे करना है, तो उसके साथ दिक्कत है, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है भाई। देखो अब देखो, ध्यान से समझो। मैंने बोला 1 2 3 4 5 डॉट 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 71 डिजिट दे दी, और इस डिजिट को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 8 से। तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें वो बताना है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या मैं डिजिट को किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे नो सर, सही बात है, नहीं कर सकता।
अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे ये डिजिट है, नंबर तो है नहीं। भाई अगर नंबर है तो नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर समझ में आता है, लेकिन डिजिट का मतलब तो है ही नहीं ना। और आप लोग शायद ये सवाल समझ गए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको नंबर और डिजिट पढ़ाए थे तो यही पैटर्न कराया था, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल में भी ये पैटर्न फॉलो होता है। अब हम इस सवाल को कैसे करते हैं, मेरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका, उसके बाद फिर जो सा तुम्हें पसंद आए वो कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि 1 से लेकर के 71 तक की डिजिट है, तो सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं 1 से लेकर के 9 तक, तो सॉरी 1 से लेकर के 9 तक की डिजिट लिख लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा 9 डिजिट। क्या लिखा मैंने, जब मैंने यहां पे 9 डिजिट लिखा तो बेटा नंबर भी तो 9 हुए कि नहीं हुए, नंबर भी तो 9 हुए। भाई जब मैंने 1 से लेकर के 9 डिजिट लिखा और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट है, तो जब ये 9 डिजिट हो गई तो 9 नंबर भी हुए कि नहीं हुए, बोलो इतनी बात हाँ कि ना। अब उसके बाद नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 10 से। भाई 10 से ही तो स्टार्ट होगा, 10 से ही तो स्टार्ट होगी डिजिट। अब डिजिट कहां तक है, 71 तक। डिजिट कहां तक है भाई, 71 तक। तो जब मैं इसको 10 से आगे 71 तक डिजिट लिखूंगा तो मेरी 10 से लेकर के 71 तक डिजिट कितनी आएगी, तो आप कहोगे कि सर 71 डिजिट थी, 9 डिजिट हमने यहाँ पे ले ली, तो बाकी यहाँ कितनी डिजिट बची, घटा दो भाई। तो 71 में से डायरेक्ट 10 घटाओ, 61 बचा 1, यानी कि 62 डिजिट हुई। कितनी डिजिट हुई, 62 डिजिट हुई। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक 62 डिजिट हुई तो नंबर कितने हुए होंगे भाई, एक नंबर में 2 डिजिट, तो 62 डिजिट में कितने नंबर, तो आप कहोगे कि सर 31 नंबर। कितने नंबर, 31 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 नंबर तो यहाँ हो गए और 31 नंबर यहाँ हो गए, तो प्लस कर देंगे तो टोटल कितने नंबर होंगे, 39 नंबर होंगे। ठीक है भाई, कितने नंबर हो गए, 39 नंबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे गिनती कहाँ तक लिखी होगी, 39 तक लिखी होगी। और जब मैं 39 तक गिनती लिखूंगा तो मेरे 71 डिजिट यूज होंगे। कितने डिजिट यूज होंगे, 71 डिजिट यूज होंगे। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको काट के लिख सकता हूं कि अब मैंने जो गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6 करते करते मैंने 39 तक गिनती लिखी, यानी कि 38 39 तक ले लेता हूं। ठीक है भाई, तो अब ये क्या हुआ, अब ये नंबर, अब ये डिजिट से काय में बदल गया, नंबर में बदल गया। ठीक है भाई, तो अब क्या काम करेंगे, अब इसको 8 से डिवाइड देंगे। तो सिंपल है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो और उसे काट पीट दो, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। और इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 839, और 839 को डिवाइड कर लो किससे, 8 से, तो 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, 3 उतारेंगे 0 9, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32 कर लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा, 8। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा यूनिट, मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर कहीं गलती हो गई क्या, ओहो ओ शिट, गलती हो गई। 31 प्लस 9 तो बेटा 40 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लो 40 कर लेते हैं। तो ये अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कर लेते हैं इसको 38 39 40 कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड कर दो, क्या करेंगे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं ना, तो 940 को डिवाइड करो 8 से, तो 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ बचा आपका 4 और 2 6 और 0 और 8 सत्ते 56, तो रिमाइंडर बचा 4, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा 4। आप इतनी बात को समझ पाए, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये तो वही है पहले वाला तरीका, तो पहले वाली तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ये तरीका थोड़ा सा ठीक लगा तो इस तरीके से कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मैं क्लियर समझू बात, बताओ आपको ये बातें क्या पल्ले पड़ती हैं,
बोलो आपको ये बातें पल्ले पड़ती हैं? पल्ले पड़ती हैं, समझ में आती हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं अब आपको 2 सवाल दे देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। आपकी जो क्लास है वो इवनिंग में शूट हो रही है, टाइम भी बता देता हूँ, टाइम हो रहा है 4:02। ठीक है, 1 घंटा इसमें लगेगा एडिटिंग में और वेरिफिकेशन में। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो क्लास है वो 8 बजे तक पहुंच जाएगी आपके पास, 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक पहुंच जाएगी। और 9 बजे तक पहुंच जाएगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि आज ही होमवर्क दे दें, अन्यथा कल भी सेंड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद मत देना मुझे, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब मैं किसी को डांटूं, है ना? और वैसे भी मैंने आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज से मैंने किसी को डांटना बंद कर दिया है। आप जो भी करेंगे आपके लिए खुद होगा। गलत काम करेंगे गलत रिजल्ट आएगा, अच्छा काम करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई? अब मैं आज से बात किसी को नहीं डांटा करूंगा, ठीक है भाई? बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाँ भाई, आगे मम्मी तेरी है, दिखाना। ठीक है भाई, चलो फटाफट से, जल्दी से। हम्म अब हम पढ़ते हैं आगे। 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ठीक है भाई? पहला क्वेश्चन, 97 डिजिट है, इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? दूसरा क्वेश्चन, 82 डिजिट है, डिवाइड करेंगे 32 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ठीक है भाई, आप इतनी बात समझते हैं? चलो भाई, 32 का यूनिट डिजिट और 64 का यूनिट डिजिट क्या है? सिंपल है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। 32 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या 32 से तब कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के पार्ट डिजिट 32 से कट जाए। और जो है 64 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या जो है 64 से तब कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 6 डिजिट किससे कट जाएं? जो है 64 से कट जाएं। हालांकि 32 का 64 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है बात? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या आपको कुछ भी पल्ले पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीजीएल की। मेरा पेपर नहीं है सीजीएल का, सीजीएल का तो आपका ही पेपर है, ध्यान रखना। कभी ऐसा लग रहा हो कि मैं अपना आप को ही पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बस वीडियो ही देख रहे हो, ठीक है? इस वीडियो को दिमाग में भी सेट करना है। अब हम पढ़ते हैं किसका रूल? अब हम पढ़ते हैं 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ठीक है भाई? रूल क्या कहता है, ठीक है भाई? चलिए अब आ जाओ फटाफट से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या 3 से जब कटेगी, कोई भी या चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, अच्छा समझ में आएगा। मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं समझा देता हूं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय, वो सॉरी, डिविजिबल बाय 3, ठीक है? डिविजिबल बाय 3, ठीक है भाई? तीन का
डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है भाई, देख लो भाई। मैंने लिखा एग्जाम्पल में 50769 और मैंने तुमसे बोला कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल था कि चेक कर लो लास्ट के डिजिट। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसका कंसेप्ट कहता है कि सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या कर दें, एडिशन कर दें। क्या कर दे, एडिशन। और जो भी एडिशन आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये कहता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। और यही डिविजिबिलिटी रूल भी है 9 के लिए भी। पर पहले 3 का समझ लो, फिर 9 पे आएंगे। देखो भी ध्यान से, अगर मैं बात करूं 5 इस पूरी संख्या के कि 50769 ये पूरी संख्या यानी 5769, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो आपको कुछ नहीं करना, पूरी संख्या के जो डिजिट है इनको काउंट करके ऐड कर लीजिए। कैसे? देखो 5 + 7 कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, 12 और 6 कितना होगा, 18 होगा है। और 18 और 9 कितना होगा, 27 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा सम इसका, 27 होगा। 27 सम होगा, होगा कि नहीं होगा? और क्या 27 3 से कटता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है 3 से। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो डिजिट है, सॉरी पूरी की पूरी जो ये संख्या है, पूरा का पूरा जो ये नंबर है वो 3 से कटेगा। आप समझते हैं? चलो एक एग्जाम्पल से और समझ लो। मैंने लिखा 27306। क्या लिखा मैंने? 27306। और मैंने बोल दिया क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना, इन सभी संख्याओं का टोटल कर लीजिएगा। मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यानी कि 2 + 7 9, 9 + 3 9 + 3 12, 12 + 6 18। तो इसका जो सम आ गया वो कितना आ गया, 18 आ गया। और क्या 18 3 से कटता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 से कटता है। तो जब 18 3 से कटता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, अब देखो पढ़े तो टेबल्स तो याद करने होंगे। अगर आपको टेबल्स याद नहीं होंगे ना तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, बिल्कुल भी। लिख देता हूं साइड में, आखिरी बार लिख रहा हूं कि 50 तक तो स्क्वायर याद कर लीजिए, 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, और 25 तक हो सके तो, चलो 25 तक तो ज्यादा हो जाएगा, 20 तक याद कर लो। चलो 20 तक आप अपने लिए टेबल याद कर लो। क्या याद कर लो? टेबल। ठीक है, चीख चीख के बार बार समझा रहा हूँ। जिस दिन भी टेस्ट लूंगा ना और किसी दिन मैं पूछ लूंगा ना, ये सारी बातें अभी भी समझा रहा हूँ, अगले सैटरडे को टेस्ट लूंगा, ये बातें पूछ लूंगा ना, जिससे नहीं बताई जाएगी ना, फिर देखो फिर आपकी गलती होगी वहां पे। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना चालू कर दे। मैं पूछ सकता हूँ टेस्ट में, मैं टेस्ट में कुछ भी पूछ सकता हूँ एज ए पूरी क्लास में। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो भाई इसको कॉपी कर लो आप। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता चला। अब हम पढ़ते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि सम ऑफ डिजिट शुड भी डिविजिबल बाय क्या, 9। अगर हमने कोई संख्या दी है और उसको हमें ये देखना है कि क्या वो 9 से कटेगी क्या नहीं कटेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, 71054। ठीक है भाई, सॉरी 104। ठीक है, और मैंने पूछ लिया क्या ये संख्या 9 से कटेगी। तो इस पूरी संख्या का एडिशन कर लीजिए। कैसे? 7 + 1 8, 8 + 0 तो 8 ही होगा, और 8 + 5 12, नहीं 13, 13 + 1 14, 14 + 4 18,
और 18 क्या 9 से डिवाइड नहीं होता? तो बिल्कुल 9 से डिवाइड होता है 2 टाइम्स, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी भाई? 9 से कटेगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही है, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। आप इतनी बात को समझते हैं क्या नहीं समझते, पहले तो ये बताओ। आप इतनी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आगे चले। अब मैं आपको एक नई चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। अब मैं ना छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं नंबर्स में हटाओ इन सबको, मैं इन्हीं एग्जाम्पल में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला कि चलो मैं इस छोटी संख्या से शुरुआत करता हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज दैट लिख दिया मैंने 7, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि भाई ये संख्या है और क्या ये संख्या 9 से कटेगी? क्या 3 से कटेगी? तो आप क्या काम करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे और इसको काट देंगे 9 से। कट गया तो ठीक है, कट जाएगी। अगर नहीं कटी तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। अब मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछ के मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 9 से डिवाइड कर दो, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अब रिमाइंडर तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन 9 से ज्यादा रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपसे बोला कि 50767 का 7 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो उसके लिए आपको कोई ऐसा अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाना कि 50767 को डिवाइड करने लग गए 9 से ना। आपको केवल क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पूरी संख्या को ऐड करके लास्ट में जो भी सम आएगा उसको डिवाइड करके देख लो, यही तो कहता है। तो सीधा आप डिवाइड करेंगे ऐड करेंगे, 5 + 0 तो 5 ही होगा, और 5 + 7 कितना होगा? 12, 12 + 6 18, 18 + 6 यानी कि कितना होगा? 25 होगा। एक बार टोटलिंग करके देख लेना, टोटल गलत हो जाए ना तो ज्यादा परेशान ना होना, हाइपर मत होना, चेक कर लेना, ठीक है भाई। ये पूरा ठीक है, टोटल 25। तो अब इस टोटल को डिवाइड किससे कर लो? सीधा सीधा 9 से डिवाइड कर लो। तो 9 9 दूनी 18 तो हो गया, 9 दूनी 18, 9 या 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, कितना बचा? रिमाइंडर 7। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरी संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचेगा। हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल इन संख्या को ऐड कर लेना है, और वो संख्या का जो भी सम होगा अगर वो 9 से या 3 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है किसके किसके मल्टीपल में आती है? 9 के भी मल्टीपल में आएगी और 3 के भी मल्टीपल में आएगी। मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज दैट 7, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसको अगर हमें डिवाइड करना है 3 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो आपको पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं करनी, आपको करना है 7 + 3 10, 10 + 7 17 + 2 19, और 19 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 6 18, और एक रिमाइंडर बचेगा आंसर। बोलो आप इतनी बात समझते हैं कि नहीं समझते? ठीक है भाई, आप इतनी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? फटाफट से मुझे क्लास के बाद कमेंट कर देना, बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव जैसी तुम्हारी इच्छा हो। आगे बढ़े, अब हम थोड़ा सा नई चीजें सीखते हैं, ठीक है भाई। अब हम ना नई चीज सीखते हैं। अब मैं तुम्हें छोटी सी बात कहना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान में समझ लेना, ठीक है भाई, बहुत काम की चीज है। देखो, बिल्कुल मैं छोटे नंबर से स्टार्टिंग करूंगा, बिल्कुल छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लेके जाऊंगा, जिससे कि मुझे पता है इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी है जो फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहे हैं, उनका भी विशेष तौर पे ध्यान रखूंगा मैं, ठीक है ना, और टॉपर बच्चे भी हैं उनका भी ध्यान रखूंगा, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपसे छोटा सा सवाल लिया कि भाई आप ना मुझे 53 लिख के दिखाओ,
क्या लिख के दिखाओ 53। आप कह दोगे कि सर जी ये हो गया 53, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे संख्या इस तरीके से लिख के दिखाओ कि जिसका यूनिट डिजिट हो 3 और जिसका 10th प्लेस पे हो 5 नंबर, क्या हो 5 नंबर। अब ऐसे तो ये बनेगा 5 और 3, क्या बनेगा 5 और 3, लेकिन पढ़ेंगे क्या हम इसको, हम पढ़ेंगे तो इसको 53 ना, हम 53 तो पढ़ेंगे ना। लेकिन अगर वो आपसे कहना चाहता है कि भाई यूनिट डिजिट पे है 3 और 10th प्लेस पे है आपका 5, तो बताओ संख्या क्या होगी। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से समझ लो। पहले मैं एक बड़ी संख्या लिख देता हूं, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप समझ लेना। मैंने लिखा 7653। अब मैं आपसे कह दूं कि बताओ ये नंबर कितने हैं, आप कहोगे कि सर ये नंबर तो एक ही है लेकिन इसमें डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 4 डिजिट हैं। 4 डिजिट कौन कौन सी है, 7653, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसमें ये जो 3 है ये क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ये होगा यूनिट डिजिट। क्या होगा, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। मैं आपसे बोल दूं 5 क्या है, तो आप बोल देंगे कि ये 10th प्लेस डिजिट है। क्या है, 10th प्लेस डिजिट है। मैं आपसे बोल दूं 6 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 100 प्लेस डिजिट है। क्या है, 100 प्लेस डिजिट है। और मैं कह दूं कि 7 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 1000, क्या 1000 प्लेस डिजिट है। क्या है, 1000 प्लेस डिजिट है। बोलो इतनी बात हाँ कि ना। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, 7653। लेकिन अब मैं तुमसे कह दूं कि बताओ यार इसको लिखो, या जैसे मैं कह दूं कि 53 है और मैं तुमसे कह दूं कि भाई 53 में क्या है, तो आप कहोगे कि सर 3 तो है यूनिट डिजिट और 5 है 10th प्लेस डिजिट। क्या है, 10th प्लेस डिजिट यानी दहाई का अंक है। मैं हिंदी में समझा देता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है भाई। तो ये यूनिट डिजिट, ये 10th प्लेस डिजिट, ये 1000 प्लेस डिजिट, और ये सॉरी गलती हो गई, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, और ये 1000 प्लेस डिजिट, ठीक है भाई। आप इतनी बात पल्ले समझते हैं, आप इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो अब थोड़ा सा आगे समझेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको लिख के दिखाओ, तो आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे यूनिट डिजिट है 3, यूनिट डिजिट है 3, ठीक है। यूनिट डिजिट है आपका कितना, यूनिट डिजिट है आपका 3, ठीक है ना। अब देखो यूनिट डिजिट में अगर हम एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही तो आएगा, ठीक है। प्लस अब ये क्या है, 10th प्लेस डिजिट है, ये क्या है 10th प्लेस डिजिट है, तो आप इसको लिखेंगे 5 × 10। क्या लिखेंगे, 5 × 10। मैं आपसे कह दूं ये क्या है, आप कहेंगे कि ये सर था, ये 100 प्लेस डिजिट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 × 100। प्लस मैं कह दूं कि ये 7 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये सर 1000 प्लेस डिजिट है, तो आप इसको लिखोगे 7 × क्या, 7 × 1000, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 7000 होगा, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, 600 होगा, ये क्या होगा, क्या होगा भाई, ये क्या होगा 50 होगा, और ये क्या होगा 3 होगा। जब आप इसको ऐड करोगे तभी तो ये बन के आएगा कि नहीं आएगा। और जब आप इसको ही ऐड कर दोगे तो पता क्या बन के आएगा, 5 + 3 8, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 + 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7 21। बोलो हाँ के ना। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं तभी तो ये संख्या बनेगी भाई, तभी तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो तभी तो ये संख्या बनेगी 7653। अब जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं यूनिट डिजिट 1 प्लस, और ये 10th प्लेस है तो 5 × 10, तो ये क्या हो जाएगा
5 धाम 50 प्लस 3 एकम 3, तभी तो ये 53 बनेगा कि नहीं बनेगा? आप इतनी बात बताओ। अगर मैं इसका यूज करता हूं और इसका यूज करता हूं, बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है ना, बस मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आप इतनी बात समझते हैं कि नहीं समझते? अगर आप इतनी बात समझते हैं तो अब मैं आपको ना एक नई चीज सिखाने वाला हूं जिसका नाम है डिजिटल सम। क्या है? जिसका नाम है डिजिटल सम। और इसका जो कंसेप्ट है वो है आपका कैंसिलेशन ऑफ 9। कैंसिलेशन ऑफ 9, ठीक है भाई, कैंसिलेशन ऑफ 9। ठीक है भाई। तो आपका डिजिटल सम क्या होता है? अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम क्या होता है समझ लो ध्यान से, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना, हमेशा जिंदगी में काम आएगी आपके। शायद ये मेरे पास एक ना वो है, ये मैंने अभी ना आप लोगों के लिए कल ही, आज ही परचेज किया है मैंने, टारगेट। इस टारगेट की मुझे तो खैर कोई नीड नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके बहुत सारे सवाल हैं और इसमें 28 पेजेस हैं। और ये पॉलिटी के इसमें क्वेश्चन पता है कितने हैं? इसमें क्वेश्चन है 1570। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसकी पीडीएफ बनवा के आपको सेंड कर दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको इसे खरीदने के लिए कोई भी पे नहीं करना, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है भाई। तो अब देखो हम आपके लिए कितना कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये पूरा न्यूज़पेपर है और सभी चीज़ों का आता है, ये रीजनिंग का भी आता है, मैथ का भी आता है, धीरे धीरे सब अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना भाई। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक बच्चे ने मुझे दिखाया तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन है। तो ये पूरा अपडेटेड है, अपडेटेड बिल्कुल हर महीने आता है, अपडेटेड होता है ये। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको जो है ना कर लीजिएगा। मैं आपको पॉलिटी के दे दूंगा, स्टैटिक जीके का भी दे दूंगा, मैथ का दे दूंगा, रीजनिंग का दे दूंगा, ठीक है भाई। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो खुद खरीद लेंगे, तो दुकान से खरीद लेना फिर, ठीक है ना। टारगेट के नाम से आता है, मैं बता देता हूँ, देखो टारगेट 30 रुपीज़ का आता है, 30 रुपीज़ का पूरा, ये पूरा न्यूज़पेपर की तरह होता है। और बहुत सारे लगभग मैं बता देता हूँ, इसमें लास्ट क्वेश्चन है 1570, इसमें 1570 क्वेश्चन है पॉलिटी के। अब लगा लो 1570 क्वेश्चन आपके लगेंगे नहीं क्या एग्जाम में? 2-3 तो क्वेश्चन लगेंगे ना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, डिजिटल सम। हेडिंग डाल लेंगे डिजिटल सम। अब हम पढ़ते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ नो, कैंसिलेशन ऑफ नो, ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिजिटल सम होता क्या है। तो एक ही परिभाषा में समझ लें कि जब भी हम किसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर बचता है वो आपका डिजिटल सम होता है। क्या होता है? डिजिटल सम होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें क्यों नीड है डिजिटल सम की, हमें क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा? तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे का रोना है ये कि सर कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे, ठीक है भाई। क्वेश्चन भी करके बताऊंगा आपको, डिजिटल सम का प्रयोग करके भी बताऊंगा, यूज करके भी बताऊंगा, ठीक है भाई, कि डिजिटल सम कैसे करते हैं, क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना। तो जैसा कि अब देखो टाइम तो हो गया है, अब तो मैं डिजिटल सम आपको कल ही बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की लेनी है। इसको मैं, हाँ इसको बंद कर दो, ठीक है भाई, पानी, ठीक है। तो बस समझ जाओ, ठीक है। तो कल पढ़ते हैं डिजिटल सम को, और फिर कल ढेरों सारे क्वेश्चन करते हैं डिजिटल सम के। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, और आपने इस सत्र को अटेंड किया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप, मुझे आशा है आप लोगों से कि आप होमवर्क टाइम से सेंड करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे, और मेरे मुताबिक जो मैंने आपको काम दिया है होमवर्क में, टेबल का, स्क्वायर का, क्यूब का, आप उसको भी करेंगे और बेहतर रेस्पॉन्स देंगे क्विज में, टेस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और आज हमारा मंडे था, कल हमारा ट्यूसडे है, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
सो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग स्पेशल की है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसको, डिस्कस कर रहे थे कैलेंडर को। ठीक है भाई, हाँ जी। तो कैलेंडर पढ़ लेते हैं आज, और कैलेंडर को पढ़ते हैं आराम आराम से, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चलो कैलेंडर उठा लेते हैं आज, है ना। बस 1 मिनट वेट कीजिए, दूसरे वाला बाइंडर है ना। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलेंडर के बारे में, और हम सब जानते हैं कि कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें कुछ दिनों की संख्या होती है। जैसे कि अगर हम बात करें जनवरी के बारे में, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको डिटेल समझाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी बताई थी कि अगर मान लीजिएगा कोई भी महीना है, मान लीजिए अप्रैल ले लेते हैं, और अप्रैल में 31 डेज है, तो इसके अगर हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी, विषम दिनों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, मैंने आपको बताया था कि 31 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, तो कितना होगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिन में 4 तो आपके हो गए सप्ताह, वीक, और 3 क्या हो गए, आपका रिमाइंडर हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा दिन निकल के आ गए, यानी कि आपका जो है ओड डे निकल के आ गए। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी थी। और ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे केवल किसी मंथ का ही पूछ ले, वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए अगर मैं आपको 260 दिन देता हूं तो 260 दिन में कितने सप्ताह होंगे और कितने विषम दिन होंगे। तो आप 260 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50, 7 सत्ते 49, तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यानी कि 260 दिनों में 37 आपके सप्ताह होंगे और एक एक्स्ट्रा दिन होगा जिसे हम विषम दिन कहते हैं। ये बातें हमने सब पढ़ी, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि जिस भी दिन में 31, जिस भी महीने में 31 दिन होते हैं, वहां पे ओड डे होते हैं 3। जिस भी महीने में 30 दिन होते हैं, वहां पे विषम दिन होते हैं 2। जिस भी महीने में 29 दिन होते हैं, वहां पे आपका जिस महीने में 29 दिन होते हैं, वहां पे विषम दिन यानी ओड डे होते हैं 1। और जिस महीने में 28 दिन होते हैं, उसमें जो विषम दिन होता है वो 0 होता है। ये सीरीज आपके पूरे कैलेंडर में आपको यूज करनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने विषम दिन निकालने सीखे दिनों के। हमें कुछ भी दिन दे दे, कितने सारे दिन दे दे, हम उन सबका विषम दिन निकाल सकते हैं। और साथ ही सप्ताह के बारे में भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सबसे ज्यादा टकराव होगा वो ईयर से होगा। ईयर मींस वर्ष से होगा। तो सबसे पहले हम डिटेल समझते हैं वर्ष के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष। अगर हम बात करें ईयर के बारे में, वर्ष के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे ईयर होते हैं, वर्ष होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इज नोन एज नॉर्मल ईयर। क्या होता है नॉर्मल ईयर, जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं। और जिसको हिंदी में हम बोलेंगे साधारण वर्ष। क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष। अगर हम बात करें सेकंड के बारे में, तो सेकंड है आपका लीप वर्ष। क्या है, लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर। हिंदी में भी इसको लीप वर्ष कहते हैं, या फिर हम इसको अधिवर्ष भी कह देते हैं, अधिवर्ष भी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा। आप इतनी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, ठीक है भाई। अधिवर्ष, अधिवर्ष कह दीजिए या लीप वर्ष कह दीजिए, बात एक ही है।
अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारे ईयर होते हैं, जैसे 2001 है, 2020 है, 2021 है, 2018 है, 1995 है, 1947 है, कोई भी ईयर है तो वो हमेशा दो टाइप से होता है, दो टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें पहला होगा आपका नॉर्मल ईयर यानी कि ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा होगा आपका लीप ईयर। अगर हम नॉर्मल ईयर के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि ऐसे वर्ष, ऐसे ईयर को हम नॉर्मल ईयर कहते हैं जो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड ना हो, 4 से डिवाइड ना हो। याद रखिएगा, आपको छोटा सा मैं एक लॉजिक बता रहा हूं कि अगर कोई भी साल है, अगर कोई भी साल है, कोई भी ईयर है और वो 4 से नहीं कट रहा पूरी तरीके से, तो वो जो ईयर होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम थोड़े से ले लेते हैं, मैंने लिखा एग्जाम्पल में 1950, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है? तो सिंपल, हमें पूरा 1950 को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। और आपने इससे पहले क्लास पढ़ी होगी मैथमेटिक्स की, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि मैंने इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक क्यों किए, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 4 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे 4 से। अब आपने 4 से डिवाइड किया 50 को, तो यहां पे 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, यहां पे हो गया 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सन है ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हम इस वर्ष को कहते हैं नॉर्मल ईयर यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। आप लोग शायद इस बात को समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे 2017 के बारे में, और हमें ये पता लगाना है कि ये जो 2017 है कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड पूरी संख्या को नहीं करना, केवल और केवल हमें 17 को डिवाइड करना है, और 4 से 17 नहीं कटेगा क्योंकि 4 चौक 16, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका मतलब भी 4 से 2017 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी, नॉर्मल ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। अब चल रहा है 2020, अब भी चल रहा है 2020, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल ईयर है या नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है? तो लास्ट के 2 डिजिट इसके 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपने देखा कि 4 से 20 कट रहा है 5 बार, यानी कि पूरी संख्या 2020 4 से कटेगी, तो ये आपका नॉर्मल ईयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 से नहीं कटती तो ये नॉर्मल ईयर होता, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है, और जो 4 से डिवाइड है, और जो 4 से डिवाइड है वो आपका क्या कहलाता है, लीप ईयर। तो इसकी परिभाषा बनती है कि वह वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो, पूरा डिवाइड हो, उस वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ईयर को हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पहला होता है नॉर्मल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर वो ईयर होता है जो ईयर 4 से डिवाइड ना हो, और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड ना हो, और लीप ईयर वो होता है जो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम लेना चाहेंगे, सपोज मैंने लिखा 1924, मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 1924, तो क्या 1924 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे कि सर नहीं, सॉरी, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 1924 के लास्ट के 2 डिजिट आपने देखे, तो 24 को डिवाइड किया 4 से, पूरा कट गया 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार कट गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1924 है नॉट ए नॉर्मल ईयर, दिस इज ए लीप ईयर।
आई बात समझ में? क्या आपको समझ में आता है कुछ? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अपने आप को ये रीजनिंग पढ़ा रहा हूं? क्यों भाई, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना आप को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। क्यों भी सोनू, क्या आपको रीजनिंग समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो चीज़ों को समझते चले। देखो, मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होता है जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने टीम को बैठा के रखा है सामने कि मुझे मुझे पता लगता रहा है, क्योंकि जो मेरे सामने बंदा बैठा वो ठैठा पे बिल्कुल मैथ्स में, लेकिन मैं वादा करता हूँ टीम के सामने कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा होशियार बना दूंगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, आपकी रैंक आया करेगी रैंक 1। लेकिन 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 उसके लिए आपको पेशेंस नाम की चीज को अपने पास रखना होगा एज एक उपहार के तौर पे। याद रखिएगा कि पेशेंस बहुत ही बड़ी चीज होती है। आप पेशेंस, संघर्ष, मेहनत से भी सभी चीजें पा सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो। चलिए, तो अब हमने एग्जाम्पल समझे, अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा समझते हैं। ठीक है, तो एक एक डिटेल में लिखता जा रहा हूं, आपको मैं समझाता भी चलूंगा। तो सबसे पहले आ जाओ नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में पहला पॉइंट है कि वह वर्ष जो 4 से ना कटे, वह वर्ष नॉर्मल ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल 2017, 2025 ETC। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एग्जाम्पल। आप इतनी बात समझते हैं? अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल ईयर में जो फैब होती है वो होती है 28 डेज की। मतलब कि अगर मान लीजिएगा कि 2020 जो है आपका लीप ईयर है। क्या है आपका? लीप ईयर है, क्योंकि 2020 पूरा तरीके से डिवाइड होता है 4 से। तो अगर 2020 नॉर्मल ईयर नहीं है, अगर वो लीप ईयर है, तो फिर वहां पे जो आपकी फैब होगी वो होगी 29 डेज की। कैलेंडर आपके पास है, आप चेक कर सकते हैं कि 2020 में जो फैब थी वो 29 डेज की थी, जबकि जो अगला साल आने वाला है 2021, जो पूरी तरीके से 21/4 से नहीं कटता है, तो उसकी जो फैब होगी वो 28 की होगी। तो हमने क्या समझा? हमने समझा नॉर्मल ईयर में कि वह वर्ष जो 4 से ना कटे। एग्जाम्पल में 2017, 2025। और लीप ईयर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि वह वर्ष जो 4 से कट जाए, वह वर्ष कहलाता है लीप ईयर। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 1924, 2024, 2020। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? और लीप ईयर में जो फैब होती है वो 29 डेज की होती है। आगे चल के मैं आपको प्रूफ करा दूंगा कि इसमें एक दिन अधिक क्यों होता है, लेकिन वो चीजें आगे पढ़ेंगे। आप इतनी बात समझते हैं? अगर इतनी बात समझते हैं तो फिर आगे लिख लीजिए कि यहाँ पे जो टोटल दिन होते हैं, जो टोटल डेज होते हैं, वो होते हैं 365 डेज होते हैं। जबकि लीप ईयर में जो टोटल जो डेज होते हैं वो होते हैं 366। कितने होते हैं? 366। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक दिन अधिक है, किसका? फैब का। तो इसलिए फैब यहाँ की 29 डेज की होती है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आगे चल के और कंसेप्ट जब खोलूंगा तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है भाई, आप इतनी बात को समझते हैं? अगर आगे में बात की जाए, अगर आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाए, तो एक कंसेप्ट और है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से समझना कि जो भी नॉर्मल ईयर होगा उसका जो स्टार्टिंग का जो डे होगा, ठीक है, या ऐसा लिख लो स्टार्टिंग का, चलो ऐसा लिख लो स्टार्टिंग का डे होगा एंड जो लास्ट डे होगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई? वो होगा आपका इक्वल। ठीक है, यानी स्टार्टिंग डे एंड
लास्ट डे आर इक्वल, ठीक है, लास्ट डे आर इक्वल, इक्वल कैसे होगा मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा लीप ईयर का जो भी स्टार्टिंग डे एंड जो भी इसका लास्ट डे होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अब मुझे आपको एग्जाम्पल दे के ही समझाना पड़ेगा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल समझ लो अगर कट ना रहो। जैसे मैंने बात करी स्टार्टिंग डे की, तो अगर मान लो कोई भी नॉर्मल ईयर है तो उसका स्टार्टिंग डे क्या होगा, डेफिनेटली जनवरी होगा। तो यानी कि अगर मान लो 1 जनवरी को आपका जो दिन बैठा, अगर मान लो फरवरी बैठा, तो उस महीने सॉरी उस साल का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर। तो उस दिन भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। यदि आपका जो ईयर है वो आपका नॉर्मल है तो, नॉर्मल ईयर है तो, ठीक है। जैसे 2017 देख लेना, 2017 का जो जनवरी का पहला दिन था, जनवरी की जो 1 तारीख थी, उस दिन जो भी दिन होगा ना वो 31 दिसंबर 2017 को भी वही दिन होगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करें लीप ईयर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि मान लो लीप ईयर का जो पहला दिन होगा 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को अगर मैं मान लेता हूं फ्राइडे, ठीक है, तो जो 31 दिसंबर होगी उसी महीने की तारीख, ठीक है, उसी साल की जो तारीख होगी 31 दिसंबर, लास्ट डे जो होगा उस दिन फ्राइडे नहीं होगा, उस दिन होगा आपका सैटरडे। यानी कि यहाँ पे +1 हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। अब इसके पैटर्न पे सवाल बन के आते हैं कि बताइए, कोई आपको सन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए 2017 में जो जो साल का अंतिम दिन है, अगर वो बृहस्पतिवार है तो उस साल का प्रथम दिन क्या होगा। तो आपको जज करना पड़ेगा कि 2017 क्या है, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 17 4 से डिवाइड नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि अगर उस महीने की लास्ट तारीख को, सॉरी उस साल की लास्ट तारीख जो कि 31 दिसंबर है, अगर उस दिन फ्राइडे है मान लो, तो तो आपकी 1 जनवरी को उसी साल का जो स्टार्टिंग का दिन है, पहला दिन है 1 जनवरी, उस दिन भी फ्राइडे होगा, अगर आपका जो मंथ है, अगर आपका जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है तो। और अगर आपका लीप ईयर है तो वहां पे एक दिन बढ़ जाता है। अगर आपका 1 जनवरी को फ्राइडे है, मान लो, देखो सपोज दैट मैं बात करता हूँ 2020 के बारे में। 2020 क्या है, लीप ईयर है। मुझे पता है कुछ बच्चों ने कैलेंडर ही खोल के बैठा होगा कि सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, कैलेंडर खोल लो, देख लो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, वही सही होगा। कैलेंडर में देख लो कि भाई 2020 है और 2020 का जो लास्ट की 2 डिजिट है 20, वो तो 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब लीप ईयर हुआ। और जब ये लीप ईयर हुआ तो लीप ईयर का कंसेप्ट कहता है कि उसका जो स्टार्टिंग का दिन होगा और जो उसका लास्ट का दिन होगा वो नॉट इक्वल होंगे। यानी कि लास्ट ईयर में और स्टार्टिंग के ईयर में एक दिन का गैप होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे रहा होगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं फ्राइडे रहा होगा, तो 31 दिसंबर 2020 को भी फ्राइडे नहीं सैटरडे होगा, यानी एक दिन आपका बढ़ जाएगा। आप इतनी बात से सहमत हैं मेरी, पहले तो ये बताओ आप इतनी बात से सहमत हैं या नहीं। सोनू यो कैमरा थोड़ा सा नीचे करना, बस 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 बस, यो कट रहा है भाई, स्क्रीन अपनी तरफ घुमा लेना, ये कैसे होगा, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, रहने दे, बाद में करियो। चलो भाई ठीक है, तो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। अगर आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है तो उसको कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, नोट्स के बारे में, हाँ नोट्स के बारे में मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ। काफी बच्चे कहते हैं सर नोट्स नहीं आए। ओ, नोट्स जो सही मायने में दिए जाते हैं ना, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद दिए जाते हैं,
और मैं देता भी आया हूं ऐसे। लेकिन मैं अब नोट्स इसलिए देता हूं टाइम के टाइम, जिससे कि अगर मैंने कोई चीज बोर्ड पे लिखी और वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नोट से एक बार देख सकते हैं। और जैसे अब ये है रीजनिंग के नोट्स हैं, अब ये है तो बेटा खुद से कोशिश करो, दिमाग खुद से लगाओ, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर, रेलवे का, बैंक का जो भी पेपर है आपका है, मेरा नहीं है। मैंने तो जो मेहनत करनी थी मैंने मेहनत कर ली। आपको ये इतनी बार बातें समझ में आ रही हैं सबको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या करे हुए नोट करो, अगर अपने हाथ से खुद प्यारे से बाइंडर में नोट्स बनाइए, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लीजिए उसको। अब इसके नोट्स में 2 दिन बाद 3 दिन बाद खुद ही अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन नोट्स आपके सबको दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, टेंशन ना लो। कॉपी हो गया इतना? अरे कॉपी हो गया कि नहीं हुआ? अगर कॉपी हो गया है, अगर कॉपी हो गया है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाएं। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि जो इसका थ्योरिकल पार्ट है एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन रीजनिंग की लास्ट क्लास में एक दिन में सारा थ्योरिकल पढ़ा दूंगा। अब ना रीजनिंग मतलब इसके टाइप्स पा जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1। आपके जितने भी अब टाइप होंगे ना वो सभी इसी से क्लियर हो जाएंगे, वो सभी इसी से ही क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। जितनी बातें मैंने आपको लिखवा दी, जितनी बातें मैंने आपको लिखवा दी ना, उतनी बातों से आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो हेडिंग डाल लो भाई। क्या टाइम हो गया? अच्छा, चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लेकिन आपको लैंग्वेज में बोल दूंगा, ठीक है ना। आपको मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी बात। लिखो भाई पहला सवाल। पहला सवाल लिखेंगे। पहला सवाल है कि 22 मार्च 2000 को मंडे है। मैं यहां पे भी लिखता जा रहा हूं स्क्रीन पे भी कि 22 मार्च 2000 को क्या है? 2000 को आपका मंडे है। क्या है आपका? मंडे है। तो 30 मार्च 2000 को क्या दिन होगा? छोटा सा सवाल है, बिल्कुल क्यूट सा, ठीक है ना। करने के तरीके बहुत सारे हैं इसके, है ना, लेकिन मैं इसके तरीके आपको सभी तरीके के एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि बेसिक बातें भी आपको क्लियर हो। अब देखो थोड़ा सा सवाल समझते हैं। मैं बात करता हूं 2000 की, तो ये 2000 क्या है? ये 2000 एक सेंचुरी है। क्या है? एक सेंचुरी। अब क्या होगी? सेंचुरी क्या होती है? तो सेंचुरी को बोलते हैं हम हिंदी में शताब्दी। क्या बोलते हैं? शताब्दी। यानी कि आप ना अभी सेंचुरी पे आप इतना समझो कि ये जो 2000 है ये सेंचुरी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? सेंचुरी में। अब हम इसको पढ़ेंगे 2000। क्या पढ़ेंगे? 2000। मैंने बोला कि 22 मार्च 2000 को मंडे है, तो 30 मार्च 2000 को क्या होगा? ठीक है। तो आपको ना तो ईयर को देखने की जरूरत, आपने इस क्वेश्चन में महीने को देखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल दिनों पे फोकस करना है, बस दिनों पे फोकस करना है। इस क्वेश्चन की बात करूं मैं अभी। अब देखो कैसे। आपने इस क्वेश्चन में देखा कि टाइप 1 में हमने एक बात नोटिस की कि इसमें जो आपका महीना है, जो आपका मंथ है, और साथ में जो ईयर है वो क्या है? इक्वल है। क्योंकि यहां पे मार्च तो यहां पे मार्च, यहां पे साल 2000 तो यहां पे भी साल 2000। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी तो है नहीं, क्योंकि जब तारीखें बदलती हैं और महीने वही रहे और साल वही रहे,
तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है और इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 8। क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 8 होगा। क्या होगा, 8। और इस 8 के क्या निकाल लो, ओड डे निकाल लो, विषम दिन निकाल लो। और विषम दिन किससे निकलते हैं, 7 से भाग करके। तो आप कहेंगे कि सर 7 एकम 7, यानी कि विषम दिन निकल के आ गए 1। क्या निकल के आ गए, विषम दिन 1 निकल के आ गए। आप इतनी बात समझते हैं, बोलो। अब उसके बाद जितने भी विषम दिन आए उसको या तो जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि घटाना है या जोड़ना है, तो उसके लिए अब देख लीजिए कि अगर तारीख पहले की देके बाद की तारीख पूछ ले तो हम करते हैं प्लस, और अगर बाद की तारीख दे करके पहले की तारीख पूछ ले तो हम करते हैं माइनस। तो 22 तारीख का दिन दे दिया, 30 तारीख का पूछ लिया, तो 30 जो है 22 के बाद आती है कि नहीं आती। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जितने भी आपके विषम दिन निकल कर आए उसको इस दिन में ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा मंडे +1, यानी कि ट्यूसडे आपका आंसर आ गया। ये मैंने डायरेक्ट अप्रोच बता दी, डायरेक्टली मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक है, आप इतनी बात क्या समझ रहे हैं, इतनी बात समझ रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 जनवरी 2016 को क्या है, संडे है। तो बताओ 24 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा। तो आपको यहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको देखना है कि यहां पे जो ईयर है वो भी इक्वल है और जो महीना है वो भी इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हटाओ जनवरी भी और हटाओ ईयर भी। आपको केवल फोकस करना है किस पे, डेट पे फोकस करना है। और डेट तो एक नहीं है, डेट में तो अलग अलग है, ऊपर 1 है नीचे 24 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है निकल के 23, और 23 के क्या निकालेंगे हम, ऑड डे निकालेंगे। तो 7 से डिवाइड करके 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा, 2, रिमाइंडर बचा 2। और जब रिमाइंडर 2 बचा तो अब इस रिमाइंडर 2 को यानी विषम दिन 2 को संडे में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा कि अगर तारीख बाद की पूछ ले तो प्लस कर दीजिए, तारीख पहले की पूछ ले तो माइनस कर दीजिए। और आपने देखा कि 24 तारीख तो बाद की है, 1 के बाद ही तो आएगी 24, पहले 1 2 3 4 करते करते तभी तो 24 आएगी। तो इसका मतलब ये प्लस होगा। तो संडे में +2 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे। तो आंसर होगा ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है भाई, आप इतनी बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर आप इतनी बात समझ लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया है, आपने टाइप 1 सीख लिया है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर से क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो। हाँ, एक चीज़ और, होमवर्क सेंड कर दीजिएगा इसको करने के बाद। ठीक है भाई, सबके चेक करूंगा, क्वेश्चन लिखना चालू करेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 2017 को मंगलवार है, तो 13 अप्रैल 2017 को क्या दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2017 को संडे है, 12 जून 2017 को संडे है, तो 22 जून 2017 को क्या होगा। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2018 को मंडे है, तो 29 जुलाई 2018 को क्या होगा। आप क्या इतनी बात समझ लेते हैं? अगर समझ लेते हैं ना तो अब ना मैं आपको टाइप
2 के भी क्वेश्चन दे देता हूं, हालांकि टाइप 2 कल समझा दूंगा, टाइप 2 के अभी दे देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। हो जाए तो कोशिश कर लेना करने की, अगर ना हो तो दिक्कत ना मानना, उसको छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगा। लिखो, 1 अप्रैल 2017 को अगर सैटरडे है, शनिवार है, तो 21 मई 2017 को क्या दिन होगा? तो आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि टाइप 2 में जो महीना है वो बिल्कुल सेम है, सॉरी जो साल है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ अब की बार में महीना भी बदल गया है, तो ये टाइप 2 बन गया। कोशिश करना करने की, अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं मानना, ठीक है। जाते परेशान हाइपर मत होना। अगला क्वेश्चन, 20 अप्रैल 2017 को क्या है? थर्सडे है, तो 13 अगस्त 2017 को क्या दिन होगा? ठीक है भाई, दो क्वेश्चन कर लेना बस, ठीक है। तो भाई आज की क्लास ऑफ करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी टाइम, इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।